काउंसलिंग का लास्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, जो कि है पेशेंट काउंसलिंग फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, जैसे कि पेशेंट काउंसलिंग फॉर ट्यूबरक्लोसिस, फॉर डायबिटीज, फॉर हाइपरटेंशन, फॉर अस्थमा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। इट मीन्स अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है तो उसे कैसे हमें काउंसिल करना है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। इट मीन्स अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे टीबी कैसे हुआ, देन उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या मेडिसिन होनी चाहिए, देन कौन कौन सी चीजें उसे अवॉइड करनी है, ये सारे चीजें हम आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस में। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। Tuberculosis is potentially serious infection disease that mainly affect the lungs. अब ट्यूबरक्लोसिस जो रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। टीबी क्या, ये एक टाइप का इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि किसको अफेक्ट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। इट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। The bacteria that cause the tuberculosis are spread from person to person through tiny droplet released into the air via cough and sneezes. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, टीबी का जो भी कॉजेटिव एजेंट रहता है जिसके वजह से टीबी होता है, वो है, टीबी का कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट मीन्स अगर किसी पेशेंट को टीबी हो रहा है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया के वजह से हो रहा है। बिकॉज अगर कोई पेशेंट है, अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एयर में प्रेजेंट रहते हैं, अगर वो उसे इनहेल कर ले रहे हैं तो ये जो बैक्टीरिया रहते हैं वो पेशेंट की बॉडी में चले जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, पेशेंट को टीबी होता है। तो टीबी का पॉजिटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये जो बैक्टीरिया है ये स्प्रेड होता है कैसे, पर्सन टू पर्सन। इट मीन्स कैसे, अगर कोई टीबी का पेशेंट है, अगर वो एयर में ही, अगर वो कफिंग कर रहा है या फिर स्नीजिंग कर रहा है, तो उसके बॉडी में से जो भी टीबी के बैक्टीरिया रहेंगे वो बाहर एयर में आएंगे, जिसके वजह से वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे। और जो भी हेल्दी पर्सन उस एयर को इनहेल करेगा उसके बॉडी में ये ड्रॉपलेट्स जो है, ये जो बैक्टीरिया है वो एंटर कर जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, पेशेंट को टीबी हो जाता है। तो टीबी जो है ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता रहता है और ये एक टाइप का सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है। तो ये हमने देख लिया कि टीबी कैसे होता है पेशेंट्स में और हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स को वो अफेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट अब हम देखेंगे, educate the patient about the symptom and treatment and expected outcome as well as side effect of the anti-TB drug. अब during the patient counseling for the tuberculosis patient क्या करना है, फार्मासिस्ट को एजुकेट करना है पेशेंट को किसके बारे में, अबाउट द सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। मीन्स अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स अकर हो रहे हैं, देन उसका कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है ताकि पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए। और उसके बाद अगर कोई पेशेंट है, अगर वो टीबी के मेडिसिन ले रहा है, एंटी टीबी ड्रग, इट मीन्स टीबी को जो मेडिसिन ट्रीट करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटी टीबी ड्रग। तो एंटी टीबी ड्रग लेने से पेशेंट में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी ये फार्मासिस्ट को पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट पॉइंट, patient should be informed that during the first week of therapy there will be minor side effects, so not to discontinue first 9 medication therapy. अब जैसे कि समझ लो कोई टीबी का पेशेंट है और डॉक्टर ने उसे एक वीक का मेडिसिन दिया, इट मीन्स 1 वीक का थेरेपी दिया है ताकि पेशेंट जब वो मेडिसिन को कंज्यूम करे। तो जो भी टीबी की मेडिसिन रहती हैं अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो साथ ही साथ में क्या होता है, अगर पेशेंट को टीबी हुआ भी है तो उसका वेट जो है वो बहुत ही ज्यादा लॉस होने लगता है, धीरे धीरे पेशेंट जो है एकदम वो वीक होने लगते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती है, उनमें वीकनेस आ जाता है, फीवर होता है, चेस्ट पेन होता है। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स दिखते हैं और साइड इफेक्ट भी उनके बॉडी में दिखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, पेशेंट बोलते हैं कि अगर हम टीबी का मेडिसिन खा रहे तो हमारे बॉडी में इतने साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो हम मेडिसिन नहीं कंज्यूम करेंगे। बट
टीबी की मेडिसिन खाने से जो साइड इफेक्ट आते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल नहीं है। अगर हम उसे प्रॉपरली टाइम टू टाइम कंज्यूम करेंगे तो एक टाइम पे जो भी टीबी के पेशेंट है वो ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए मेडिसिन को डिसकंटिन्यू नहीं करना है। जो भी फर्स्ट लाइन मेडिकेशन थेरेपी, इट मीन्स फर्स्ट टाइम में मेडिसिन जितने भी दिन के लिए डॉक्टर ने पेशेंट को दिया है कंज्यूम करने, वो हमें कोर्स पीरियड कंप्लीट करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग पेशेंट को फार्मासिस्ट बताते हैं। अब टीबी की एंटी टीबी ड्रग बोलते हैं जो कि टीबी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो कौन से ड्रग है? रिफैम्पिसिन कैप्सूल, जो कि आरसिन 300 के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो ये होता है एंटी टीबी ड्रग, ऐसे फॉर्म में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, inform the patient about the multiple drug therapy such as INH plus rifampicin plus pyrazinamide etc. अब देखो टीबी के जो भी पेशेंट रहते हैं, अगर उनको फर्स्ट लाइन थेरेपी, इट मीन्स फर्स्ट टाइम में मीन्स 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए डॉक्टर्स जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर उससे भी पेशेंट जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके बाद फिर डॉक्टर क्या करते हैं? उन्हें मल्टीपल ड्रग थेरेपी देते हैं। इट मीन्स उन्हें एक साथ 2 या 2 से ज्यादा मेडिसिन कंज्यूम करना होता है। तो मल्टीपल ड्रग थेरेपी में क्या होता है? आईएनएच, इट मीन्स आइसोनिकोटिनल हाइड्रोसाइड जो मेडिसिन होती हैं, ये प्लस रिफैम्पिसिन प्लस पायराजिनामाइड, ये 3 ड्रग कॉम्बिनेशन में हम पेशेंट को देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में हम ड्रग क्यों दे रहे पेशेंट को, ये भी इंफॉर्मेशन जो फार्मासिस्ट है उन्हें पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट पॉइंट, inform the patient to avoid the development and resistance INH may cause the nausea, vomiting and stomach upset should be informed to the doctor। अब जैसे कि समझ लो अगर कोई पेशेंट है वो टीबी के मेडिसिन खा रहे, बट उसके बाद उन्हें क्या हो रहा है? नौसिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है। नौसिया मीन्स होता है अनकंफर्टेबल, अनइजीनेस फील होता है, वॉमिटिंग हो रहा है, देन स्टमक अपसेट हो रहा है, भूख नहीं लग रही है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये पेशेंट को जाना है और वहां पे डॉक्टर को बताना है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है टीबी की मेडिसिन खाने के बाद। अब सेकंड हम स्टार्ट करेंगे पेशेंट काउंसलिंग फॉर डायबिटीज। फर्स्ट हमने देखा पेशेंट काउंसलिंग फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, सेकंड अब हम देखेंगे पेशेंट काउंसलिंग फॉर द डायबिटीज। इट मीन्स जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उनका काउंसलिंग कैसे फार्मासिस्ट करते हैं। फर्स्ट, diabetes mellitus is a group of metabolic disorder characterized by hyperglycemia। अब डायबिटीज या फिर डायबिटीज मेलिटस एक ही होता है। डायबिटीज मेलिटस जो होता है वो एक टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। किसके वजह से होता है? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स क्या होता है? हाई ब्लड शुगर लेवल। इट मीन्स कहीं ना कहीं पेशेंट में अगर शुगर लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया, और हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज या फिर डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, एजुकेट द पेशेंट अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द डायबिटीज। अब सेकंड पॉइंट फार्मासिस्ट को क्या बताना है? डायबिटीज के टाइम पे क्या क्या साइन और सिम्टम्स पेशेंट में अकर होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट को बताना है। थर्ड पॉइंट, inform the patient to take the tablet at the same time each day after meal, do not take this medicine without food। अब जैसे कि जो भी डायबिटीज की मेडिसिन होती है, मेटफॉर्मिन वगैरह जो डायबिटीज को ट्रीट करती है, तो जितने भी टैबलेट या फिर कैप्सूल्स आती है उसे हमें क्या लेना है? खाना खाने के बाद ही हमें कंज्यूम करना है। विदाउट फूड हमें डायबिटीज की मेडिसिन नहीं कंज्यूम करने। तो ये भी जो इंफॉर्मेशन होती है ये इंफॉर्मेशन हमें प्रॉपरली हमें पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट पॉइंट, द ड्रग शुड बी डिसकंटिन्यूड विदाउट एडवाइस ऑफ द फिजिशियन। अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल में डैमेज द किडनी, हार्ट, नर्व्स, आइज एक्सेट्रा। अब जैसे कि समझ लो डायबिटीज की मेडिसिन तो हम खा रहे हैं, बट अगर हम उसे क्या करते हैं? डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर ब्लड शुगर लेवल अगर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है तो उससे क्या हो सकता है? पेशेंट का किडनी डैमेज हो सकता है, हार्ट डैमेज हो सकता है, या फिर उसकी नर्व्स डैमेज हो सकती है, या फिर उसका कहीं ना कहीं आई का कोई पार्ट डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हमें किसी भी मेडिसिन को बिना डॉक्टर को बताए हमें डिसकंटिन्यू नहीं करना है, हमें मेडिसिन को स्टॉप नहीं करना है।
विदाउट द एडवाइस ऑफ द फिजिशियन। जब डॉक्टर्स जो है अगर वो हमें बोल रहे कि मेडिसिन स्टॉप कर दे तो ही हमें स्टॉप करना, वरना हमें मेडिसिन उतने कोर्स पीरियड तक कंज्यूम करना है। नेक्स्ट पॉइंट, informed about drug interaction, example the drugs such as antipsychotic, diuretic and corticosteroid may reduce the efficacy of the glimepiride। अब और कौन सी इंफॉर्मेशन पेशेंट को बताना है ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। अब ड्रग इंटरेक्शन क्या आता है, जैसे कि समझ लो कोई पेशेंट है उसे किडनी का भी प्रॉब्लम है, देन वो साइकियाट्रिक पेशेंट भी है और साथ ही साथ में वो क्या कर रहा है, डायबिटीज के भी मेडिसिन खा रहा है। तो ऐसे मल्टीपल्स ऑफ ड्रग अगर पेशेंट एक साथ कंज्यूम करे तो वहां पे हो सकता है ड्रग इंटरेक्शन उसके बॉडी में हो जाए और भी ज्यादा सीवियर कंडीशन अकर हो जाए। तो ये भी ड्रग इंटरेक्शन के बारे में फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म करना है पेशेंट को। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल के लिए एंटी साइकोटिक ड्रग जो साइकियाट्री को ट्रीट करते हैं, डायूरेटिक जो यूरिन फ्लो को इंक्रीज करते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक टाइप के स्टेरॉइडल ड्रग्स होते हैं। तो ये तीनों ड्रग क्या करते हैं, जो भी ग्लिमेपिराइड है इट मींस ये डायबिटीज के मेडिसिन है। डायबिटीज के मेडिसिन का जो भी एफिशिएंसी है, जो भी इसका इफेक्ट है वो क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इट मीन्स अगर पेशेंट एंटीसाइकोटिक, डायूरेटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग के साथ अगर डायबिटीज के भी मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये जो तीनों ड्रग है वो क्या करते हैं, डायबिटीज के मेडिसिन का जो भी इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे पेशेंट का जो भी डायबिटीज कंडीशन है वो ट्रीट नहीं होगा। तो ये भी सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, inform the patient about the storage of the drugs in a cool dry place away from the children। और हमें कौन सी बातें बतानी है पेशेंट को कि जो भी मेडिसिन है उसका स्टोरेज कंडीशन क्या, इट मीन उसे रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है या फिर इंजेक्शन वगैरह है तो उसे फ्रिज में स्टोर करना है, ड्राई प्लेस पे रखना है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है और हमें चिल्ड्रन से दूर रखना है सारी मेडिसिन को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी पेशेंट को बतानी है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटी-डायबिटिक ट्रीटमेंट शुड बी टेकन रेगुलरली विदाउट एनी ब्रेक। एंटी डायबिटिक मेडिसिन जो डायबिटीज को ट्रीट करते हैं, तो एंटी डायबिटिक जो भी मेडिसिन रहती है उसे हमें बीच में ही हमें स्टॉप नहीं करना है, हमें उसे रेगुलरली कंज्यूम करते रहना है जितने भी टाइम का कोर्स पीरियड है। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट पॉइंट, inform the patient about the diabetic microvascular complication such as diabetic retinopathy, foot ulcer and joint problem etc। अब जो भी डायबिटीज की मेडिसिन है अगर वो बहुत ही ज्यादा पेशेंट ने कंज्यूम कर लिया तो हो सकता है कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस अकर हो सके, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाए। तो कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी इट मीन्स आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, रेटिना डैमेज हो सकता है या फिर उन्हें फूड अल्सर का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है। तो ये भी सारी प्रॉब्लम्स हमें पेशेंट को बताना है ताकि पेशेंट जो है वो डरे नहीं। तो फर्स्ट हमने कंप्लीट किया पेशेंट काउंसलिंग फॉर ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड हमने कंप्लीट किया पेशेंट काउंसलिंग फॉर डायबिटीज। अब थर्ड हम स्टार्ट करेंगे पेशेंट काउंसलिंग फॉर द अस्थमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा इज अ chronic inflammatory disorder of the airway characterized by the paroxysmal or persistent symptoms such as dyspnea, cough, wheezing, chest tightness and sputum production। अब देखो अस्थमा क्या होता है, अस्थमा ये एक टाइप का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी न किसी टाइप के प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। तो क्या होता है अस्थमा जो रहता है ये एक टाइप का इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, एक टाइप का इन्फ्लामेशन होता है कहाँ पे, एयरवे में। किसके वजह से, पैरोक्सिमल या फिर पर्सिस्टेंट सिम्टम। पर्सिस्टेंट मतलब रह रहे के जो सिम्टम्स अगर होते हैं जैसे कि डिसऑप्निया हो गया, देन उसके बाद अगर कफ का प्रोडक्शन हो रहा है, विजिंग साउंड अकर हो रही है और उसके बाद अगर चेस्ट टाइटनेस लग रहा है और स्पूटम का प्रोडक्शन हो रहा है बार बार, तो उस टाइम पे क्या होता है पेशेंट जो है वो अस्थमा से सफर कर रहा है। तो अस्थमा जो है ये एक टाइप का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी का इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। सेकंड पॉइंट, educate the patient about the symptom of asthma and medication prescribed to them, एग्जाम्पल salbutamol 200 mg। अब सेकंड पॉइंट, जो भी अस्थमा के पेशेंट रहेंगे उन्हें हमें
क्या क्या सिम्टम्स अगर हो सकते हैं उनके बॉडी में, अस्थमा अगर उन्हें हुआ है इसके बारे में भी एजुकेट करना है, और उन्हें जो भी डॉक्टर्स है वो कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे, क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे, ये सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट को बताना है। और अस्थमा अगर किसी पेशेंट को हुआ तो डॉक्टर कौन सी मेडिसिन देते हैं, साल्ब्यूटामॉल 200 mg, जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ये अस्थमा का मेडिसिन है, जिसमें क्या कंटेंट है, साल्ब्यूटामॉल एंड थियोफाइलिन टैबलेट, जिसे थियोएस्थेलिन फोर्ट के ये नाम से हम मेडिसिन को खरीदते हैं, सिप्लाई इसका ब्रांड नेम है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी पेशेंट को बतानी है। अब फोर्थ हम देखेंगे पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर द एड्स। एड्स क्या होता है, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक टाइप का ये सेक्सुअली डिसऑर्डर होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एड्स क्या होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV is a virus that attack the body's immune system and causes the AIDS. AIDS can include the rapid weight loss, recurring fever, extreme and explained tiredness, prolonged swelling of the lymph gland. अब देखो एड्स क्या होता है, एड्स मीन्स होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि कौन से वायरस की वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इट मींस एड्स जो डिजीज है वो HIV की वजह से होता है। HIV एक टाइप का ऐसा वायरस है जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम पे ही अटैक करता है। इट मीन्स हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसी पे अटैक कर लेता है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो फाइट नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये वायरस हमारे इम्यूनिटी पे ही अटैक करता है। और क्या कॉज करता है, एड्स हो जाता है पेशेंट को। अगर किसी पेशेंट को एड्स हुआ है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स अकर हो सकते हैं। तो फर्स्ट, रैपिड वेट लॉस हो सकता है, इट मीन्स उसका वजन बहुत ही जल्दी एकदम कम होने लगेगा। देन उसको बार बार पेशेंट को फीवर आएगा, एंड उसे एकदम टायर्डनेस फील होगा, एकदम थका थका फील होगा। और जो भी पेशेंट का लिम्फ ग्लैंड है उसमें क्या होता है, स्वेलिंग होती रहती है। तो ये होते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द एड्स। अब जो एड्स है, ये जो डिजीज है, अब तक यहाँ पे अब तक इसके लिए अभी तो कोई भी वैक्सीन या फिर कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं आई है जो कि एड्स के पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट कर सके। मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर पेशेंट जो है वो मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं तो कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक वो ठीक रहेंगे, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रॉपरली उसका जो भी डिजीज है वो ठीक क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है। अब तक एड्स के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं आई है। यहाँ पे जैसे कि इमेज में देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्पैग्रा ये नाम से मेडिसिन आती है, किसके लिए, एड्स पेशेंट के लिए। मीन्स जब तक पेशेंट ये मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तब तक उनका जो प्रॉब्लम्स रहेगा वो थोड़े टाइम तक ठीक रहेगा, बट उसके बाद फिर से उन्हें वो प्रॉब्लम्स अकर होगी। तो इसलिए जो भी एड्स के पेशेंट है प्रॉपरली उनका ये कंडीशन ट्रीट नहीं होता। एड्स है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इट मीन्स अगर मल्टीपल्स ऑफ पार्टनर्स अगर सेक्स हो रहा है, या फिर वहां पे अगर ब्लड जो है, ब्लड की वजह से भी हो सकता है। मीन्स अगर ब्लड डिफ्यूजन के टाइम पे अगर पेशेंट का जो ब्लड है अगर वो मैच नहीं हो रहा है, उस टाइम पे भी पेशेंट को एड्स हो सकता है। या फिर ड्यूरिंग द इंटरकोर्स अगर वो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है अगर वो प्रॉपरली उसको यूज नहीं कर रहे तो भी एड्स हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस होते हैं एड्स होने के। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू यूज द इफेक्टिव बैरियर मेथड ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी। अब एड्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो है, बट ड्यूरिंग द इंटरकोर्स अगर पेशेंट जो है वो इफेक्टिव बैरियर, इट मीन्स अगर कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो है ये एड्स डिजीज नहीं होगा, इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। तो इसलिए उन्हें प्रॉपरली बैरियर्स जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव वो उन्हें यूज करना है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट, inform the patient about the anti-HIV drugs like the zidovudine, lamivudine, ritonavir, etc. अब पेशेंट को जो है हमें एंटी HIV ड्रग्स के बारे में बताना है। मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे
एड्स को ट्रीट कर सकते हैं तो कौन से ड्रग आते हैं? जीडोवुडीन है, लेमोवुडीन है एंड रिटोनावीर। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन आते हैं जो कि एड्स को ट्रीट करते हैं। इट मीन्स प्रॉपरली उनका जो डिजीज है वो ठीक नहीं हो सकता, मीन्स कुछ टाइम पीरियड तक ठीक हो सकता है। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट को बतानी है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर द सीओपीडी। सीओपीडी मीन्स क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या था? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये भी एक टाइप का लंग्स डिजीज है। इट मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और इसके पहले हमने अस्थमा देखा, अस्थमा भी एक टाइप का पल्मोनरी इन्फेक्शन है। तो हम देखेंगे आज फर्स्ट सीओपीडी क्या होता है। Chronic obstructive pulmonary disease is a chronic inflammatory lung disease that causes obstructed airflow from the lungs. Its symptoms include the breathing difficulty, cough, mucus production, flares and wheezing. अब COPD जो रहता है ये भी एक टाइप का इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसमें कि क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टेड एयर फ्लो फ्रॉम द लंग। इट मीन्स हमारे लंग से सफिशिएंट अमाउंट में एयर जो है वो इन और आउट नहीं हो पाता, वहां पे कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स अकर होती है। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो फर्स्ट पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सेकेंड कफ का प्रोडक्शन होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा और स्नीजिंग एंड व्हीजिंग साउंड्स अकर होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं सीओपीडी के लिए कौन सी मेडिसिन आती है? डॉक्सोफैक्स प्लस। इट मीन इसमें कौन सा कंटेंट होता है? डॉक्सोफाइलिन एंड एसिब्रोफाइलिन कंटेंट होता है। मीन्स ये होती है सीओपीडी की मेडिसिन। नेक्स्ट पॉइंट, pharmacist should provide the advice and education on dosage, treatment expectation and the importance of the adherence. अब जो भी फार्मासिस्ट होते हैं उन्हें प्रॉपरली पेशेंट को एडवाइस देना है, उन्हें एजुकेट करना है, मेडिसिन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देनी है, डोसेज बताना। इट मीन्स वो टैबलेट है या कैप्सूल है कि सिरप फॉर्म है कि पाउडर फॉर्म में कि इंजेक्शन फॉर्म में। देन उसके बाद कैसे कितने दिनों तक कितना उसका कोर्स पीरियड रहेगा, उसका ट्रीटमेंट भी बताना है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एडरेंस। इट मीन्स अगर पेशेंट जो है वो जितना भी टाइम पीरियड दिया गया है मेडिसिन कंज्यूम करने के लिए, अगर वो उतने टाइम पीरियड तक मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हैं तो प्रॉपरली उनका डिजीज कंडीशन ठीक हो सकता है। तो ये भी सारी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग हमें पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्टॉप द स्मोकिंग एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रिस्क प्रिवेंशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड निकोटीन रिप्लेसमेंट एडवाइस। अब पेशेंट को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने? इट मीन्स अगर पेशेंट जो है वो ये सारी सीओपीडी की मेडिसिन या फिर डायबिटीज या फिर ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, अगर वो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए अगर वो मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हें स्मोकिंग को स्टॉप करना है और अवेयरनेस उनमें क्रिएट करना है, ताकि जो भी रिस्क है, अगर आप स्मोकिंग वगैरह करें तो और भी ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो ये सारी चीजों को हमें प्रिवेंट करना है। एंड निकोटीन रिप्लेसमेंट एडवाइस भी देना है। जैसे कि समझ लो बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो नार्कोटिक ड्रग भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सारे ड्रग को उन्हें अवॉइड करना है ताकि उनका जो भी डिजीज कंडीशन है वो ठीक हो जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पेशेंट काउंसलिंग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, पेशेंट काउंसलिंग ऑफ अस्थमा, पेशेंट काउंसलिंग ऑफ डायबिटीज, देन पेशेंट काउंसलिंग ऑफ सीओपीडी एंड पेशेंट काउंसलिंग ऑफ एड्स के बारे में स्टडी किया है। तो यहाँ पे हमने पेशेंट काउंसलिंग जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।